हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 बैच में एग्जाम देने वाले हैं और आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड पर होने वाला है, आपका एग्जाम ओएमआर शीट पर कराया जाएगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, अधिकतर यूनिवर्सिटीज इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले रही है ओएमआर शीट पर। तो आज की वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपके सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज और एसेज दिए गए हैं उनसे बनने वाली ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयार नहीं किया, तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आज की महामैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ के ऑथर यानी राइटर कौन है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि द लास्ट लीफ का ऑथर कौन है, वो हेनरी हैं। और ये शॉर्ट स्टोरी आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है, आपके सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरी और जितने भी एस्से हैं उन सभी से बनने वाला हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज की वीडियो में देखेंगे, जो आपके एग्जाम 2026-27 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओ हेनरी द लास्ट लीफ के राइटर हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल हु फॉल्स सीरियसली इल। तो व्हाट इज द नेम, नाम क्या है ऑफ द गर्ल, लड़की का, हु फॉल्स जो कि सीरियसली इल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इल यानी बीमार थी, गंभीर रूप से बीमार थी। तो देखिए, द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो लड़की बहुत ही सीरियस तरीके से बीमार थी, न्यूमोनिया हो गया था, उसका नाम था जॉन्सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जॉन्सी। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डिसीज डज जॉन्सी सफर फ्रॉम। व्हाट डिसीज, डिसीज मतलब रोग या बीमारी, कौन सी बीमारी जॉन्सी सफर फ्रॉम, किससे सफर थी यानी किससे पीड़ित थी, जॉन्सी को कौन सी बीमारी हो गई थी। तो आप लोगों ने पूरी शॉर्ट स्टोरी हमारे साथ पढ़ी है, आपको अच्छे से पता है कि जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, न्यूमोनिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु टेक्स केयर ऑफ जॉन्सी ड्यूरिंग हर इलनेस। हु टेक्स केयर, कौन ख्याल रखती थी जॉन्सी का, ड्यूरिंग मतलब दौरान, हर इलनेस उसकी बीमारी के। तो जॉन्सी के बीमारी के दौरान जॉन्सी का ख्याल कौन रखती थी? तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था सू, वो जॉन्सी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर आप लोग सारी शॉर्ट स्टोरी को डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, जो समरी हम अपलोड करते हैं, तो उससे आप जितना भी एमसीक्यू बनेगा एग्जाम में आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम आपके लिए जितनी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यू वाली, वो आप देखे रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे यही चाहते हैं कि वो एमसीक्यूज को देखें, ताकि उन्हें मतलब एक आइडिया मिल सके कि कैसे कैसे हमारा एमसीक्यू बन सकता है हमारे एग्जाम में। तो उसके लिए आप सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं हर एक सेमेस्टर के लिए। चलिए देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉन्सी कीप वॉचिंग फ्रॉम द विंडो। व्हाट डज जॉन्सी कीप वॉचिंग मतलब देखा करती थी, फ्रॉम द विंडो खिड़की से। तो जॉन्सी अपने कमरे की विंडो से बाहर क्या देखा करती थी? तो बाहर एक पेड़ था, ए वाइन लूसिंग इट्स लीव्स। तो एक वाइन का पेड़ था जिस पर की पत्तियां, पतझड़ का मौसम चल रहा था और गिर रही थी। पतझड़ में आपको पता है कि हर पत्ती पेड़ से गिर जाती है और फिर नई पत्तियां उस पर लगती हैं। तो उसके खिड़की के सामने जो बेल का पेड़ था, उस पर से सारी पत्तियां गिर रही थी बारी बारी। तो जॉन्सी वही देख रही थी और सोच रही थी कि जैसे ही इस पेड़ का लास्ट पत्ता गिरेगा, लास्ट लीफ, यही तो आपके पेपर का, यही तो आपके शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है, द लास्ट लीफ। तो जब वो लास्ट लीफ गिरेगा तो जॉन्सी को लगता था कि वो भी मर जाएगी, क्योंकि जॉन्सी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसने अपना मन बना लिया था कि पेड़ का आखिरी पत्ता गिरते ही उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो जॉन्सी क्या देखती थी? ए वाइन लूसिंग इट्स लीव्स, एक पेड़ देखती थी जो कि खो रहा है अपनी पत्तियों को। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉन्सी बिलीव विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। व्हाट डज जॉन्सी बिलीव, जॉन्सी को क्या यकीन हो गया था, विल हैपन कि क्या होगा, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब पेड़ का लास्ट लीफ फॉल्स मतलब गिरेगा। तो जॉन्सी को क्या यकीन हो गया था कि जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तब क्या होगा।
तो जॉन्सी को यकीन हो गया था शी विल डाई, वो मर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए, जितना भी एमसीक्यू आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल यही सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं और हर ईयर में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आगे भी यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज जॉन्सी बिलीव विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। तो ये देखिए हो गया ना, शी विल डाई, उसे लगता था वो मर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज बेहरमैन, बेहरमैन कौन है। तो बेहरमैन जो है एक ओल्ड पेंटर है लिविंग डाउनस्टेयर्स, जो कि उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा था जिस पर जॉन्सी एंड स्यू रहती थी। जो जॉन्सी एंड स्यू ऊपर वाली फ्लैट में रह रही थी और जो बेहरमैन था वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और ये एक बूढ़ा 60 साल का पेंटर था और इसी ने जॉन्सी की जान भी बचाई थी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। तो बेहरमैन ने कैसे सेक्रीफाइस किया था अपनी लाइफ, ये आप शॉर्ट स्टोरी पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट करके पढ़ लीजिएगा। हम सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेहरमैन्स ड्रीम, बेहरमैन का ड्रीम क्या है। तो देखिए, बेहरमैन 60 साल का हो चुका था, ये एक पेंटर था, बूढ़ा पेंटर था, लेकिन कभी इसने अपनी लाइफ में कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई थी जो एक मास्टरपीस पेंटिंग हो। तो बेहरमैन का ड्रीम है कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग अपनी लाइफ में ज़रूर बनाएगा और बेहरमैन को अपनी इस बात पर विश्वास भी होता है, बिलीव भी होता है। तो क्या उसका ड्रीम था टू पेंट ए मास्टरपीस पेंटिंग, कि एक पेंटिंग बनाना जो मास्टरपीस हो, और स्टोरी के एंड में वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाता है। वो लास्ट लीफ को पेंट करता है दीवार पर और जब वही लीफ जॉन्सी देखती है तो उसे जीने की होप मिल जाती है। आधी तूफानी रात में बेहरमैन ने उस पेंटिंग को क्रिएट किया था और वही उसका सेक्रीफाइस है कि आधी तूफानी रात में बीमार होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी वजह से एक जवान लड़की की ज़िंदगी बच गई। तो इस स्टोरी के थ्रू ओ हेनरी हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे मतलब बेहरमैन ने सेल्फलेसली अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया एक लड़की की जान को बचाने के लिए और साथ ही साथ अपने लिए एक मास्टरपीस पेंटिंग भी इसने क्रिएट कर ली। चलिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डज बेहरमैन पेंट ऑन द वॉल। तो दीवार पर बेहरमैन ने क्या पेंट किया, तो द लास्ट लीफ। यही तो आपके शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है, द लास्ट लीफ, यही तो बेहरमैन ने क्रिएट किया था, पेंट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द टेरर। द टेरर शॉर्ट स्टोरी भी आपके सिलेबस में दी गई है और इसके राइटर हैं गाई डे मौपासा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये शॉर्ट स्टोरी भी हम पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द टेरर। तो द टेरर शॉर्ट स्टोरी में डर है अपने आप का, मतलब अकेलेपन का डर, और इस शॉर्ट स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम मिस्टर रेमन होता है, उसे अपने अकेलेपन से डर लग रहा था जिस वजह से वो शादी करने का फैसला करता है। तो ये शॉर्ट स्टोरी भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। द टेरर की थीम है लॉनलीनेस एंड फियर, यानी अकेलापन। लॉनलीनेस मतलब अकेलापन, फियर मतलब डर। तो अकेलापन और डर ही इस स्टोरी का मेन थीम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डज द नरेटर इनडायरेक्टली गिव टू रीडर। व्हाट एडवाइस, क्या एडवाइस देता है द नरेटर, जो नरेटर है जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, बता रहा है। इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, गिव टू रीडर, रीडर को। तो जो रीडर है जो स्टोरी को पढ़ेगा वो रीडर होगा और जो स्टोरी को बता रहा है वो नरेटर होगा। तो नरेटर अपने रीडर को इनडायरेक्टली क्या एडवाइस दे रहा है, तो वो कह रहा है डोंट स्टे अलोन फॉर लॉन्ग। डोंट स्टे अलोन, अकेले मत रहो फॉर लॉन्ग, ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा टाइम तक अकेला रह लेता है तो उसके अंदर अकेलेपन का डर पैदा हो जाता है। जैसे इस स्टोरी के अंदर मिस्टर रेमन को अकेलेपन से डर लगने लगता है और वो शादी कर रहा था इसलिए कि उसका अकेलापन दूर हो सके, क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है तो उसके अंदर एक डर सा हो जाता है कि अरे उधर से कुछ आ रहा है, उधर से कुछ आ रहा है, ऐसा इंसान को फील होने लगता है। तो इनडायरेक्टली रीडर को यही मैसेज दे रहा है डोंट स्टे अलोन फॉर लॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का टोन क्या है? तो इस स्टोरी का टोन है फियरफुल एंड साइकोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टोरी द टेलर इज मेनली अबाउट। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? तो साइकोलॉजिकल फियर के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। इस पर पूरी डिटेल में वीडियो हमने अपलोड की है और इसकी जो मेन थीम्स हैं उन पर भी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखते हैं तो सारे एमसीक्यूज को आप इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो हम सब कुछ जैसे आपको प्रोवाइड करें बिल्कुल आप वैसे ही तैयारी एग्जाम की करते रहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, साइकोलॉजिकल फियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट इज द रूट टू ऑफ फियर। नरेटर के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रूट ऑफ फियर? तो इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जो कल्पनाएं हैं वही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेमेंट। द लेमेंट का ऑथर कौन है? द लेमेंट एंटोन चेकव की एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है। ये शॉर्ट स्टोरी भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो कि गरीब एक कैब ड्राइवर है और उसका जवान बेटा मर जाता है और इसके दिल में इतना दर्द है, लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में उसके दर्द को सुनने वाला, उसके ग्रीफ को, उसके सैडनेस को शेयर करने वाला कोई नहीं होता। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा। आपको पढ़कर काफ़ी ज़्यादा आयोना के साथ सिंपैथी होगी क्योंकि जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो आयोना है। तो जब कोई भी रीडर इसको पढ़ता है तो आयोना के साथ उसकी सिंपैथी हो जाती है। व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ द लेमेंट। द लेमेंट के ऑथर, ऑथर का मतलब होता है राइटर यानी लिखने वाला, कौन है? तो एंटोन चेकव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का ओरिजिनल नेम क्या है? अच्छा देखो, द लेमेंट का मतलब होता है ना हिंदी में शोक या उदासी या दुख, और ग्रीफ मतलब भी होता है उदासी दुख। तो इसका ओरिजिनल नेम ये भी हो सकता है ग्रीफ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। द लेमेंट का मेन कैरेक्टर कौन है? तो एक आयोना पोटापोव जो कि एक कैब ड्राइवर है। तो नाम क्या है? आयोना पोटापोव। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए, जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़े रहेंगे तो कोई भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। बार बार आपको बताते हैं डिटेल यूनिट्स को पढ़िए। यूनिट्स को पढ़ने से हर एमसीक्यू इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। और आपके इंग्लिश लिटरेचर की जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उसको हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो व्हाट इज आयोनास प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब काम क्या है आयोना का? तो वो एक कैब ड्राइवर है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड टू आयोना। ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी वर्ड यूज़ होता है दुखद चीज़ों के लिए, मतलब आयोना के साथ क्या ट्रेजेडी हो गई थी। तो ही सॉन डाइड, उसका बेटा मर गया था, जो कि जवान बेटा था, मर गया था। और एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये कहता है कि मौत भी गलत दरवाज़ा खटखटाती है, मुझे ले जाने के बजाय मेरे बेटे को ले गई। क्योंकि आयोना का मतलब है कि वो तो बूढ़ा हो गया, उसके मरने की एज है, जबकि उसका जवान बेटा चला गया इस दुनिया में उसको अकेला छोड़कर। अब इसके पास कोई भी और सहारा नहीं है बुढ़ापे का, तो इसलिए काफ़ी सैड होता है। तो यही ट्रेजेडी आयोना के साथ घटित होती है। ही सॉन डाइड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डज द स्टोरी शो अबाउट सोसाइटी। व्हाट डज स्टोरी, ये जो स्टोरी है, कहानी है, शो दिखाती है अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में। तो द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी हमें सोसाइटी के बारे में क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है पीपुल इग्नोर द सफरिंग ऑफ द अदर्स, की जो लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं सफरिंग यानी दुख को, तकलीफ को, ऑफ अदर्स दूसरों की। तो इस सोसाइटी में जो लोग हैं ना वो अब दूसरों की दर्द को, दुख को समझने वाले नहीं है। किसी के दिल में अब रहम नहीं है, किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखता। तो जो राइटर हैं एंटोन चेकव, वो हमें इस स्टोरी के थ्रू यही बता रहे हैं कि भीड़ भरी दुनिया में भी इंसान के दर्द को बांटने वाला कोई नहीं होता। सोसाइटी की रियलिटी को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज इन द स्टोरी। व्हाट टाइम, क्या टाइम है इस स्टोरी में? तो आप जानते ही हो रशिया की सेटिंग है और वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, तो विंटर का टाइम है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट में जो टाइम पीरियड है वो विंटर यानी ठंडे का मौसम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला क्वेश्चन है व्हाई इन विंटर इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी। विंटर क्यों इम्पॉर्टेंट है इन द स्टोरी, इस कहानी द लेमेंट में। इट सिंबलाइजेज आयोनास कोल्ड लॉनली लाइफ। ये सिंबल है, प्रतीक है आयोनास कोल्ड, आयोना की ठंड और उसकी अकेले जीवन का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज चेखव गिव थ्रू द स्टोरी। एंटोन चेखव हमें क्या मैसेज दे रहे हैं थ्रू द स्टोरी, इस स्टोरी के थ्रू। तो एंटोन चेखव जो राइटर हैं वो अपनी स्टोरी द लेमेंट के थ्रू अपने रीडर को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, एवरीवन नीड्स समवन टू लिसन टू देयर सॉरो, कि हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरे को दर्द को सुने, दूसरे के दर्द को सुने। क्या पता उनके सुनने से किसी का दर्द बट जाए, किसी के दर्द कम हो जाए, किसी की तकलीफ़ें कम हो जाए। तो वही मैसेज एंटोन चेखव इस स्टोरी के थ्रू अपने रीडर को देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द टोन, टोन क्या है ऑफ द स्टोरी। अच्छा देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ आगे स्टोरी का नाम नहीं लिखा है, तो अब आप सोचेंगे कि हमारे सिलेबस में किस स्टोरी की टोन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन के बारे में पूछेगा, मतलब जिस भी स्टोरी के बारे में क्वेश्चन ये पूछेगा, तो उसके आगे पीछे उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आपके पेपर में होंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ द लेमेंट का, तो द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी के आसपास ही जो क्वेश्चन बनेंगे वहीं पर ऐसे क्वेश्चन दे देगा, वरना तो स्टोरी का नाम लिख देगा कि शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट का क्या टोन है। तो टोन है सैड एंड इमोशनल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में जो एस्से दिया गया है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, उससे बनने वाले एमसीक्यूज को देखते हैं यहाँ पर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टडीज़, तो ऑफ स्टडीज़ का ऑथर यानी राइटर कौन है, तो फ्रांसिस बेकन है। ये इससे भी हम पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ स्टडीज़। ऑफ स्टडीज़ ये इससे है, इसका थीम क्या है, तो वैल्यू ऑफ स्टडीज़। ऑफ स्टडीज़ ही इसका टाइटल है, तो इसका मेन थीम यही है कि इसमें फ्रांसिस बेकन पढ़ाई की वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि पढ़ाई इंसान के लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अकॉर्डिंग स्टडी सर्व फॉर, स्टडी हमारे लिए क्या सर्व करती है, तो डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। डिलाइट मतलब आनंद होता है, ऑर्नामेंट मतलब गहने होते हैं, एबिलिटी मतलब योग्यता होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। तो स्टोरी हमें तीनों चीज़ें ही सर्व करती हैं, ए वाला भी, बी वाला भी और सी वाला भी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप अपने OMR शीट में फिल करेंगे ऑल ऑफ दीज। आपका अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अकॉर्डिंग स्टडीज हेल्प टू ओवरकम व्हाट। तो बेकन के अनुसार जो राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, उनके अकॉर्डिंग स्टडी जो है, पढ़ाई जो है, किस चीज़ को ओवरकम यानी दूर करने में हमारी हेल्प करती है। तो नेचुरल जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, अगर हम पढ़ाई लिखाई कर लें, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, अच्छी जानकारी हो, हमें ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो हम हमारे अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट होंगे उनको हम दूर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर यूनिवर्सिटी के लिए। जहाँ जहाँ MCQ बेस्ड पेपर होगा, OMR शीट पर पेपर होगा, उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है रीडिंग रीमेक ए फुल मैन मीन्स। तो रीडिंग मेक्स ए फुल मैन का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है रीडिंग मेक्स ए पर्सन नॉलेजेबल, कि एक पढ़ाई जो है, रीडिंग जो है, इंसान को नॉलेजेबल यानी ज्ञानी बनाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। बेकन सेज दैट, बेकन कहते हैं कि राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन बिकॉज। तो बेकन क्या कहते हैं कि लिखने से इंसान कैसा बनता है, एग्जैक्ट में इंसान कैसा बनता है अगर लिखता है तो, पढ़ता है तो बेकन कहते हैं कि लिखने से इंसान इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों को सटीक बनाता है। देखो जो इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता है तो उसका जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, नहीं भी उसको आती, वो सारी चीज़ें उसको आने लगती हैं। उसकी जो थॉट्स होते हैं ना वो सब सटीक होते हैं। एक्यूरेसी मतलब कि इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ थॉट्स।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। अगला है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू बेकन। तो बेकन के अकॉर्डिंग स्टडी का क्या पर्पस यानी उद्देश्य है। तो बेकन कहते हैं कि टू गेन प्रैक्टिकल विजडम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, यानी कि व्यावहारिक ज्ञान पाना, इंसान एक अच्छा ज्ञान पाता है, विजडम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकन सजेस्ट करते हैं सम बुक्स आर टू बी चीव्ड एंड डिगेस्टेड, दीज मीन्स दे मस्ट बी। तो फ्रांसिस बेकन अपने इस एस्से ऑफ स्टडीज़ में कहते हैं कि कुछ किताबों को, सम बुक्स आर टू बी, कुछ किताबों को, चीव्ड मतलब चबाना चाहिए, एंड डिगेस्ट मतलब होता है पचा देना चाहिए, चबाना चाहिए और पचाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है बेकन के कहने का। तो इनके कहने का मतलब है कि रीड विद डीप अंडरस्टैंडिंग। देखो फ्रांसिस बेकन ये बताते हैं अपने एस्से में कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें उतने अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हम गहराई तक उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकें, डीपली पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें चबाकर खा जाना चाहिए ताकि वो हज़म हो जाए और हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ किताबें हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि आप कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसे आप से केवल एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं। कुछ किताबें फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि केवल ऊपर से ही पढ़ लेना चाहिए, ऊपर से हमें उसकी नॉलेज हो जानी चाहिए। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें चबा लेना चाहिए, चबा के खा जाना चाहिए। चबा के खाने का मतलब इनके कहने का ये है कि उसको बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द एस्से ऑन स्माइल्स। ऑन स्माइल्स एस्से का ऑथर कौन है। ये एस्से भी हम पढ़ा चुके हैं। एजी गार्डिनर इसके ऑथर हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गार्डिनर, एजी गार्डिनर के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट चार्म ऑफ ए स्माइल। तो एजी गार्डिनर के अनुसार स्माइल का सबसे बड़ा चार्म क्या है। तो इट्स स्पॉन्टेनिटी, उसकी जो स्वाभाविकता होती है। इसमें एक अच्छी स्माइल के बारे में ये बात करते हैं। अगला है गार्डिनर कंपेयर्स ए स्माइल टू विच नेचुरल एलिमेंट। एजी गार्डिनर स्माइल को यानी मुस्कुराहट को किस नेचुरल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो वो इसकी कंपेयर करते हैं सनशाइन यानी धूप से, धूप की चमक से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज गार्डिनर कंसिडर ए फॉल्स स्माइल। एजी गार्डिनर क्या कहते हैं फॉल्स स्माइल के लिए, कि फॉल्स मतलब जो झूठी हंसी होती है। जैसे कुछ इंसान दिल से नहीं हंसते, केवल झूठे तरीके से हंसते हैं, मतलब उनकी हंसी देखकर ही लगता है कि ये बस झूठ मूठ का हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, दिल से खुश नहीं है, दिल से नहीं मुस्कुरा रहा किसी की खुशी को देखकर या फिर किसी भी इवेंट वगैरह पे। तो उसको एजी गार्डिनर कहते हैं ए फोर्स्ड स्माइल, जो मतलब एक फोर्स करके खुशी दिखा रहा है, हंसने की कोशिश कर रहा है, दिल से खुशी नहीं निकल रही उसकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एस्से और स्माइल्स के अकॉर्डिंग ए रियल स्माइल कम्स फ्रॉम। तो एजी गार्डिनर कहते हैं कि एक जो अच्छी सच्ची हंसी होती है, स्माइल होती है, वो दिल से आती है, हार्ट से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज गार्डिनर से अबाउट द वैल्यू ऑफ ए स्माइल। तो एजी गार्डिनर एक स्माइल के वैल्यू के बारे में क्या बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इट कॉस्ट नथिंग, कि मतलब हंसी ऐसी चीज़ है कि हम अच्छी स्माइल से भी किसी का दिल जीत सकते हैं। ये इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये हम कभी भी चाहें तो किसी के साथ भी हंस के मुस्कुरा के उसका दिल जीत सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। और अगर झूठी स्माइल है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ स्माइल का मतलब ये सस्ती होती है, इस पर कोई खर्च नहीं आता। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट टाइप ऑफ ए स्माइल डज द ऑथर डिसलाइक। किस तरीके की स्माइल को ऑथर डिसलाइक करता है, नापसंद करता है। तो एजी गार्डिनर अपने इस एस्से में किस तरीके की स्माइल को बताते हैं कि वो स्माइल मुझे पसंद नहीं है। तो आर्टिफिशियल स्माइल, जो बनावटी हो, जो दिल से ना निकले, ऐसी स्माइल को एजी गार्डिनर पसंद नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल स्माइल आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गार्डिनर के अकॉर्डिंग ए स्माइल कैन बिल्ड। एक मुस्कुराहट क्या बना सकती है। तो फ्रेंडशिप बना सकती है, अगर दिल से मुस्कुराया जाए तो किसी को भी दोस्त बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ सर रॉजर एट चर्च, ये इससे हम पढ़ा चुके हैं, इसके राइटर हैं जोसेफ एडिसन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सर रॉजर एट चर्च इज़ ए पार्ट ऑफ विच फेमस पब्लिकेशन, तो ये किस फेमस पब्लिकेशन का पार्ट है, हिस्सा है, तो द स्पेक्टेटर में ये पब्लिश्ड हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये जोसेफ एडिसन का ही है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द एसे, तो जोसेफ एडिसन के एसे सर रॉजर एट चर्च में सेंट्रल कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर कौन है, तो सर रॉजर डी कॉवर्ली मेन कैरेक्टर हैं, इनका कैरेक्टर स्केच हम अपलोड कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर रॉजर इज़ नोन फॉर हीज, तो सर रॉजर जो हैं ये जाने जाते हैं सिंपलिसिटी एंड काइंडनेस, ये काफ़ी अच्छे इंसान थे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है व्हाट डज सर रॉजर डू इन द चर्च टू हेल्प अदर्स, तो सर रॉजर क्या करते हैं चर्च में दूसरों की हेल्प करने के लिए, ही गाइड्स पीपुल एंड इनकरेज डिसिप्लिन, तो वो पीपुल को गाइड करते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं डिसिप्लिन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एसे सर रॉजर एट चर्च, तो इसका टोन है ह्यूमरस एंड जेंटल, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है देखिए, व्हाट डज द एसे हाईलाइट मोस्ट अबाउट सर रॉजर, ये एसे सर रॉजर के बारे में क्या हाईलाइट करता है, तो ये हाईलाइट करता है हिज कैरेक्टर एंड गुडनेस, ये काफ़ी अच्छे दिल के इंसान थे, आप पूरा एसे पढ़िएगा, सर रॉजर एट चर्च हम पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा एसे है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी, एसे से बनने वाला जिसके राइटर है चार्ल्स लैम, तो ये बहुत अच्छा एसे है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें चार्ल्स लैम एक सपना देखते हैं, तो इसके ऑथर कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी, तो चार्ल्स लैम इसके ऑथर हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ एसे इज ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन कैसा एसे है, किस तरीके का है, तो ये एक पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल एसे है, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है ना कि आत्मकथात्मक, यानी एक ऐसा एसे जिसमें जो लिखने वाला राइटर होता है ना अपनी ही रियल लाइफ को इंक्लूड करके लिखता है, तो इसमें चार्ल्स लैम अपनी सैडनेस को, अपने अकेलेपन को, अपने लॉनलीनेस को, अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी ग्रीफ को शो करने की कोशिश करते हैं अपने रीडर के सामने। जैसे कि देखिए इनकी शादी नहीं हुई थी, इनका कोई बच्चा नहीं था रियलिटी में, बट ये दिन में ही, रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा गया सपना, तो ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी यानी सपने में इनके बच्चे आते हैं, जॉन एंड एलिस, जॉन बेटा का नाम है, एलिस लड़की का नाम है, तो ये सपना देखते हैं कि इनके एक बेटी और बेटा है, और उस सपने में बच्चे को अपने बचपन की, अपने भाई जॉन की, क्योंकि इनके भाई का भी नाम जॉन था, इनकी दादी का नाम था मिसेस फील्ड, तो अपनी दादी के बारे में, भाई के बारे में, अपने बच्चों को बताते हैं, और फिर इनका ख्वाब धुंधला होता है और वो बच्चे गुम से हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी आँख खुल जाती है और वहीं से उनका सपना टूट जाता है, तो वो अपने लाइफ में जो अकेलापन है वो अपने इस एस्से के थ्रू अपने रीडर को बता रहे हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल एस्से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु आर द टू ड्रीम चिल्ड्रेन इन द एस्से, टू ड्रीम चिल्ड्रेन यानी दो सपने में बच्चे कौन होते हैं इस एस्से में, तो जॉन एंड एलिस, जॉन बेटा और एलिस बेटी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द एस्से मेनली रिवील अबाउट लैम, तो इस एस्से के थ्रू चार्ल्स लैम क्या रिवील कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो ही इज़ अनफुलफिल्ड डिज़ायर, यानी उनकी जो ऐसी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो सकी, उनके बारे में वो इस एस्से में बता रहे हैं, मतलब वो इस एस्से में ऐसे बता रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं कि पता चलता है कि उनकी क्या अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन शॉर्ट स्टोरी से है, जिसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद, तो ये शॉर्ट स्टोरी भी हम पढ़ा चुके हैं। चलिए यहाँ से बनने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मेन इस कैरेक्टर चंदू होता है जो कि एक नाई यानी बार्बर का बेटा होता है, और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये द बार्बर्स ट्रेड यूनियन मुल्क राज आनंद की। मुल्क राज आनंद कास्ट सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा लिखा करते थे, और द बार्बर्स ट्रेड यूनियन में उन्होंने बार्बर्स के बारे में, नाई की कंडीशन के बारे में बताया है कि लोग इन्हें कितना लोअर कास्ट का समझते थे, और जो ये लड़का है चंदू, ये किस तरीके से
एक ट्रेड बनाता है, यूनियन बनाता है अपने बार्बर्स की और कह देता है कि जो हम घर घर जाके ये लोगों के बाल काटते हैं और बियर यानी दाढ़ी मूछ जो हम बनाते हैं हम नहीं बनाएंगे, अब खुद लोग आओ तो बनाएंगे, उठकर आओ हमारे पास तब हम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे भले कितने भी बड़े बड़े हो जाएं। तो ये सबक सिखाता है अपर क्लास के लोगों को। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो द बार्बर्स ट्रेड यूनियन को किसने लिखा, तो मुल्कराज आनंद ने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंदू बिलोंग टू विच प्रोफेशन। चंदू किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, यानी इसका काम क्या है, तो ये बार्बर है और बाल काटना दाढ़ी मूछ बनाना इसका काम है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है व्हाट सोशल इशूज इन हाईलाइटेड इन द स्टोरी। तो इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है, मतलब कौन सा इशू मुल्कराज आनंद हाईलाइट करते हैं अपनी इस स्टोरी में, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। तो सेंट्रल कैरेक्टर नाम भी है, ये स्टोरी R.K. नारायण की है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाट वाज नाम्बी फेमस फॉर इन द विलेज। गांव में नाम्बी किस लिए फेमस था, तो हिज स्टोरी टेलिंग, क्योंकि वो कहानी सुनाता था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है और शॉर्ट स्टोरी से ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगला है वेयर डिड नाम्बी टेल हिज स्टोरीज। तो वो स्टोरी को सुनाता था अंडर द बनियान ट्री, यानी पेड़ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने गांव वालों को स्टोरी सुनाता था, तो इसलिए क्या कहा गया है, टाइटल रखा गया स्टोरी का अंडर द बनियान ट्री। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द विलेजर्स बिलीव नाम्बी गॉट हिज स्टोरीज फ्रॉम व्हेन। विलेजर्स को क्या बिलीव था, जो गांव के लोग थे उनको किस चीज़ में यकीन था कि नाम्बी ये कहानियाँ कहाँ से लेकर आता है, तो ये एक गॉडेस, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफन डीड नाम्बी टेल स्टोरीज। तो वो हर रात कहानियाँ सुनाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन। प्रोफेशन फॉर वुमेन के राइटर कौन है, तो ये इससे है वर्जीनिया वुल्फ का। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है प्रोफेशन फॉर वुमेन। वर्जीनिया वुल्फ इसमें कहती हैं किस चीज़ के बारे में, जो महिलाओं की प्रोफेशन है उसके बारे में, कि महिलाओं को भी आदमियों के बराबर पूरी फ्रीडम होनी चाहिए हर एक चीज़ की। समाज के अंदर जो ये आदमी और महिला को लेकर इनइक्वालिटी है उसको समाप्त करना चाहिए और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर इक्वलिटी, समानता और बराबरी सम्मान देना चाहिए। तो वर्जीनिया वुल्फ का ये इससे बहुत ही अच्छा है और हम पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोफेशन फॉर वुमेन इज ओरिजिनली है, ये एक स्पीच है या एक ऐसे है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है व्हाट प्रोफेशन डज वर्जीनिया वुल्फ मेनली टॉक अबाउट। इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ किस प्रोफेशन की बात करती हैं, तो राइटिंग की, क्योंकि ये खुद भी एक राइटर है, एक राइटर थी और ये वुमेन राइटिंग की बात करती है, मतलब महिलाओं को लिखने की बात करती है कि जो महिला लिखना चाहती है उसे बिना कुछ सोचे लिखना चाहिए। ये जो एंजल इन द हाउस है, जो महिलाओं के लिए बैरियर्स आती हैं उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, राइटिंग प्रोफेशन के बारे में इस हिस्से में वो बात करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वुल्फ व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्स्टेकल वुमेन फेस। कौन सा ऑब्स्टेकल वुमेन फेस करती है, तो क्या फेस करती है, द एंजल इन द हाउस, ऑप्शन नंबर डी राइट है। एंजल इन द हाउस एंजल इन द हाउस क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ए डोमेस्टिक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आइडियल वुमेन, एक घरेलू महिला जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आइडियल वुमेन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुल्फ सेज वुमेन मस्ट फाइट अगेंस्ट। वर्जीनिया वुल्फ अपने इस हिस्से में क्या कहती हैं कि वुमेन को मस्ट फाइट, लड़ना चाहिए, अगेंस्ट खिलाफ, महिलाओं को किस चीज़ से लड़ना चाहिए, तो सोशल एक्सपेक्टेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, यानी जो भी सामाजिक अपेक्षाएं और प्रतिबंध हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं उन चीज़ों से महिलाओं को लड़ना चाहिए, ये बात वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब वुल्फ टोन इन द एस्से। तो कौन सा टोन है इस एस्से के अंदर वर्जीनिया वुल्फ का, तो वो टोन सीरियस और परसोसिव है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। गंभीर और प्रेरक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुल्फ एस्से मेनली डील्स विद। वर्जीनिया वुल्फ का एस्से मेनली किस चीज़ पर डील करता है, तो वुमेन्स स्ट्रगल फॉर प्रोफेशनल फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये महिलाओं के लिए ज़्यादा लिखती थी, ये फेमिनिस्ट राइटर थी जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाए और लिखे। द एस्से एंड विद ए कॉल फॉर वुमेन टू। तो ये एस्से किस पर एंड होता है,
फाइट फॉर देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, मतलब अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी के लिए लड़ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस एस्से के राइटर हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है जो हम पढ़ा चुके हैं आपके सिलेबस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। अकॉर्डिंग टू कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार व्हाट इज ट्रू पैट्रियोटिज्म। ट्रू पैट्रियोटिज्म क्या है? तो सर्विंग द नेशनल सेल्फलेसली, यानी कि सेल्फलेसली अपने राष्ट्र के लिए सर्व करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना ही ट्रू पैट्रियोटिज्म है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल थीम ऑफ द एस्से इज। सेंट्रल थीम क्या है? तो यूनिटी बियॉन्ड डिविजन्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है, एकता। चलो अगला है, व्हाट डज कलाम एडवाइस यंग पीपुल टू अवॉइड। एपीजे अब्दुल कलाम क्या एडवाइस देते हैं यंग पीपुल को अवॉइड करने के लिए, कि यंग लोगों को उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? तो हेटर्ड एंड वायलेंस, यानी नफरत और हिंसा को इग्नोर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलाम्स मैसेज इनकरेजेस इंडियंस टू, यानी एपीजे अब्दुल कलाम का मैसेज भारतीयों को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? तो कम टुगेदर एज वन नेशन, की एक राष्ट्र बनकर एकजुट होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विच एग्जाम्पल फ्रॉम डे टू डे लाइफ डज कलाम यूज टू शो पैट्रियोटिज्म। तो एपीजे अब्दुल कलाम किस दैनिक जीवन के उदाहरण को देशभक्ति मानते हैं? तो स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड फॉर एक्सीलेंस, जो विद्यार्थी स्टूडेंट वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है एक्सीलेंस के लिए उसको। तो ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कलाम बिलीव्स इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन। एपीजे अब्दुल कलाम बिलीव करते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा ओनली व्हेन, जब पीपुल वर्क टुगेदर विद ऑनेस्टी, जब इंडिया के लोग एक साथ होकर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ मिलकर काम करेंगे, तब इंडिया प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। ये बात आप एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं अपने इस एस्से में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एस्से अपील्स मेनली टू, तो स्टूडेंट्स एंड यूथ। तो यह निबंध मुख्य रूप से किसको संबोधित करता है? तो स्टूडेंट को और यूथ को, युवाओं को और छात्रों को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की शॉर्ट स्टोरीज और एसेस से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिए हैं, जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आपकी 100% बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और यहीं से आपका सारा एमसीक्यू आने वाला है। और आपके सिलेबस में जो स्टार्ट की यूनिट है, यूनिट नंबर 1, 2 है, 3, तो इन सभी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको सक्सेस मास्टर पॉइंट पर मिलेगी, देखकर अच्छी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।